हेलो फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम लोग पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पे जो भारत का विवरण देख रहे थे, उसी कड़ी में देखेंगे भरहुत वेदिका अभिलेख। तो इस अभिलेख की जो विशेषताएं हैं ये है कि ये एक भरहुत जो है, इस पे वेदिका पे ये अवस्थित अभिलेख है। यानी भरहुत जो आप देखेंगे वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। और ये एक तरह से आप देखेंगे इसका मरम्मत का कार्य है, यानी वेदिका को निर्माण कराने का कार्य पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, जो कि शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग। आप देखते हैं मौर्य काल, तो मौर्य के पतन के पश्चात आप देखिएगा उत्तर भारत में शुंग वंश की सत्ता स्थापित हुई। तो इसी शुंग वंश के संस्थापक हैं पुष्यमित्र शुंग, और उन्हीं से संबंधित ये अभिलेख है भरहुत वेदिका अभिलेख। ये वेदिका पर अवस्थित है। वेदिका का अर्थ होता है ये ईंट के बने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये स्तूप है, स्तूप का आकार आप देखते हैं, मतलब बौद्ध स्तूप जैसे कि बनाए जाते हैं, ये इस प्रकार से स्तूप होता है। और ये छत्र वगैरह इसमें होते हैं। ये जब स्तूप पढ़ाएंगे तो इसको मेधी बोला जाता है, जिस पे स्तूप अवस्थित होता है, और उसी के चारों तरफ वेदिका बनी होती है, वेदिका। तो इसी वेदिका का निर्माण जो है ना, यही वेदिका जो है, इसका निर्माण जो करवाया था शुंग, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा कराया गया था। तो इसी पे ये अवस्थित अभिलेख है। और ये मध्य प्रदेश, भरहुत जो है ये मध्य प्रदेश में है। और भरहुत में एक ये स्तूप था, उसी के वेदिका का निर्माण इनके द्वारा कराया गया था। उस पर ये अभिलेख उत्कीर्ण है। और इस अभिलेख में उत्कीर्ण जो भाषा है, यानी किस भाषा में ये अभिलेख है, तो ये प्राकृत भाषा में है। और इसकी लिपि जो है ब्राह्मी लिपि है। और इसकी अवस्थिति जो है मध्य प्रदेश, भरहुत जो स्थान है वहाँ पे है। शुंग वंश से संबंधित ये अभिलेख है, यानी शुंग वंश के इतिहास की चर्चा इसमें की गई है। तो इससे महत्वपूर्ण जो बातें हैं उन तमाम चीज़ों को देखेंगे। तो देखिएगा इसी अभिलेख से ये पता चलता है पुष्यमित्र शुंग जो है ये स्वतंत्र शासक के रूप में था। तो देखिए स्वतंत्र शासक था, तो इसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। लेकिन इससे पहले की पृष्ठभूमि को देखिएगा, पुष्यमित्र शुंग जो है आप देखिएगा मौर्य काल में, आप देखेंगे जो मौर्य काल के अंतिम शासक हैं, तो उनकी हत्या करके ये गद्दी को अपनाता है, यानी शुंग वंश की स्थापना करता है। तो आप देख पाएंगे कि वहाँ यह एक तरह से सैनिक अधिकारी के रूप में रहता है, और उसी कड़ी में ये अपने शासक की हत्या कर देता है। और उसके पश्चात ये शुंग वंश, एक नए वंश की स्थापना करता है। और ये जाति से ब्राह्मण होता है, और इसने शुंग वंश की स्थापना करके फिर आप देखिएगा भारत में कई एक इसके कार्य भी रहे। और जब इसके पॉलिटिकल हिस्ट्री को आप वहाँ पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसमें चर्चाएं होंगी। बट अभी यही समझना है कि भरहुत अभिलेख यही पुष्यमित्र शुंग का है। और इस अभिलेख से ही पता चलता है कि यह एक स्वतंत्र शासक था, और स्वतंत्र शासक के रूप में इसके द्वारा यह अभिलेख उत्कीर्ण कराया गया। और ये उसके बाद इस अभिलेख में दूसरी बातें ये है कि इसमें आप देखिएगा भरहुत अभिलेख जो है, भरहुत जो वेदिका अभिलेख है, ये आपको हमने बताया कि स्तूप के बगल में ये वेदिका का निर्माण करवाया था, उसी में ये अभिलेख को उत्कीर्ण करवाया था। लेकिन इसके बारे में एक बात कहा जाता है कि ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। दिव्यावदान जो है बौद्ध ग्रंथ, उसमें बताया जाता है कि ये बौद्ध धर्म का विरोधी था। और इस अभिलेख से ये प्रमाणित हो जाता है कि ये बौद्ध धर्म का विरोधी नहीं था, बल्कि धर्म सहिष्णु शासक था। और इसके बारे में एक चीज़ और कही जाती है इसकी आलोचना में, कि ये ब्राह्मण धर्म को संरक्षण देता था। यानी ब्राह्मण धर्म अशोक के समय में आप देखिएगा, जो कि ब्राह्मण धर्म है वो मतलब बहुत ज़्यादा चरमोत्कर्ष पर नहीं था। उस समय बौद्ध धर्म का ज़्यादा मतलब विकास हुआ था। तो उसके बाद आप देखिएगा जब ये पुष्यमित्र शुंग गद्दी पर बैठता है, तो इसके बारे में कहा जाता है कि ब्राह्मण धर्म पुनः स्थापित हो गया, और ये जो है बौद्ध धर्म का उस समय पतन होना आरंभ हो गया। और बौद्धों के पतन में एक कारण यह भी बताया जाता है कि पुष्यमित्र शुंग के ही वजह से बौद्धों का पतन हुआ, चूँकि इसके बारे में कहा जाता है इसने 84,000 के आसपास स्तूप जो अशोक के द्वारा निर्मित किए गए थे उसको ख़त्म कर दिया था, मतलब उसको नष्ट करा दिया था। लेकिन इस अभिलेख में, भरहुत वेदिका अभिलेख में, इस बात की चर्चा है कि उसने भरहुत की वेदिका का निर्माण कराया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक ऐसा शासक था जो धर्म सहिष्णु था, यानी सभी धर्म को समान संरक्षण देता था, ना कि किसी एक धर्म को। इस वेदिका अभिलेख से यही स्पष्ट होता है। तो दूसरी बातें इसकी यही थी। तीसरी बातें इस अभिलेख से संबंधित ये है कि इस अभिलेख से ये पता चलता है कि दान दिए जाने की भी चर्चा इसमें है।
तो इसमें चर्चा जो दान के रूप में दिए जाने की है, तो वो करसापन सिक्के का एक प्रकार है करसापन, उसी के बारे में बोला गया है कि करसापन सिक्के के रूप में दान दिया जाता था। पुष्मित सुंग के द्वारा दान दिया गया था करसापन सिक्के के रूप में। इससे यह भी पता चलता है कि इस काल तक आते आते सिक्कों का प्रचलन था और सिक्के का प्रयोग हो रहा था, यानी मुद्रा अर्थव्यवस्था का विकास भारत में हो चुका था और हो भी रहा था उसका। तो यही चीज़ें इसमें संबंधित है। दूसरी बातें इससे संबंधित एक और है जो फैक्ट है कि इसमें आर्थिक संगठनों के गतिविधियों की भी चर्चाएं की गई है। ये आर्थिक संगठन वे हैं जो कि मौर्योत्तर काल में, आप जब मौर्योत्तरकालीन अर्थव्यवस्था को पढ़िएगा और इस समय आप देखिएगा कि विदेशों से काफ़ी व्यापार होता है हमारा, और इस समय हमारा फॉरेन जो ट्रेड है वो काफ़ी उन्नत व्यवस्था में थी, स्थिति में थी। तो इसके बारे में भी कई एक आर्थिक संगठनों के बारे में भी चर्चाएं इस अभिलेख में की गई है। तो ये तमाम चीज़ें आप जान पाएंगे इस अभिलेख से। तो इस अभिलेख के महत्व को आप समझ पाए होंगे कि आखिर इस अभिलेख का क्या महत्व है और ये सुंग वंश के इतिहास को जानने में क्यों उपयोगी है, और ख़ास करके पुष्यमित सुंग के बारे में जानने में ये काफ़ी उपयोगी अभिलेख है। इसीलिए इस अभिलेख का अध्ययन हमने करने का प्रयास किया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिए, और कोई त्रुटियाँ नज़र आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।